अद्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे हैं और उस पुस्तक का जो अंतिम प्रकरण है काव्य खंड प्रकरण 4, हम लोग वहां तक आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था ये प्रकरण बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसको 3-4 भाग में बनाने वाली हूँ। भाग 1 हम लोगों ने देख लिया है, आज हम लोग भाग 2 को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा शुरू होता है यहाँ से, द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज भाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो द्विवेदी काल था उसमें प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा, यानी कि काव्य धारा रहेगा पद्य, लेकिन अब वो खड़ी बोली में रहेगा। ठीक है, उस समय ब्रज भाषा ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब उसको हटा करके यहाँ पर खड़ी बोली में कविता करने की बात हो रही थी। श्रृंगार रस के कवित सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। भाषा का दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मजी है। भाषा का मजना वहीं संभव होता है जहां उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए जैसे अब ये वाली लाइन है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। भाषा का मजना वहीं संभव होता है, क्योंकि भाषा के संबंध में ये पंक्ति किसने कही है करके कभी ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। यानी कि जो इस धारा में जो एक और बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो प्रचलित छंद थे या फिर उनको उनके योगों से उनको जोड़ के एक अलग नए छंदों का भी व्यवहार इस धारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवि, फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 6 लोगों की चर्चा की थी, मैंने सिर्फ 2 का ही नाम लिखा है, और क्योंकि बाकी 4 मुझे उतने महत्वपूर्ण नहीं लगे, आप चाहिएगा तो एक बार बुक में देख लीजिएगा। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। तो ये 5 इनकी रचनाएं हैं। और ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे लगी तो मैंने यहाँ पर दे दी, पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। ठीक है, ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की पंक्ति है। हो सकता है कभी ये पंक्ति दे करके पूछी जाए कि ये किसकी पंक्ति है। अब अगले हैं श्री श्याम नारायण पांडे। इन्होंने पहले त्रेता के 2 वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। माधव और रिमझिम नाम की इनकी 2 और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्वी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो हल्दी घाटी है ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये 17 सर्गों का है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर सर्गों होगा। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। ठीक है, कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा। तो ये पंक्ति मुझे महत्वपूर्ण लगी। अब फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे हमारा शुरू होता है छायावाद, जो कि महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के विचार क्या है छायावाद के संबंध में, वो हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छायावाद संवत 1970 यानी कि सन 1913 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यानी कि सन 1913 तक ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, जो खड़ी बोली है उसमें कल्पनामय, चित्रमय, अंतर्भाव व्यंजक उसको बनाने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे और इनके जैसे ही और भी कवियों द्वारा हो चुका था। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आगे है, यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविंद्रनाथ
की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, छायावाद को दो अर्थों में समझना चाहिए। ये शुक्ल जी के विचार है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है, ध्यान से समझेंगे। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो यानी कि जो छायावाद को दो अर्थों में समझना चाहिए, शुक्ल जी ने लिखा है। इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद के अंतर्गत होता क्या था, अज्ञात प्रियतम की बात होती थी, अज्ञात प्रियतम को आलंबन बना करके रचनाएं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब छायावाद के अंतर्गत जब रहस्यवाद की बात आएगी तो यहाँ पर ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो कवि हैं वो अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बना करके अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता था। ठीक है, रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुर्यावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने इसलिए यहाँ पर डाली ताकि कभी अगर विशेषता के रूप में कोई बात पूछी जाती है कि रहस्यवाद की क्या विशेषता है, तो ये इस तरीके की लाइनें दी जा सकती हैं एग्जाम में। आगे है, इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। ठीक है, तो यूरोप में क्या होता था कि जो अज्ञात प्रियतम की बात होती थी, और यहाँ पर देखिए जो एक लाइन लिखी हुई है कि समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती थी। यानी कि ऐसी रचनाएं जो कि मतलब आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक ज्ञान को बताने वाली। ठीक है, उसको यूरोप में क्या कहते थे, उसको यूरोप में छाया कहते थे। और उसी यूरोप से फिर बंगाल में जब चीजें गई तो वहां पर क्या हुआ कि जो ब्रह्म समाज में इन्हीं चीजों के अनुकरण पर आध्यात्मिक गीत बनाए जाने लगे, भजन वगैरह जो भक्ति से संबंधित, फिर उसको वहां पर छायावाद कहा जाने लगा था। ठीक है, धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहां के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। यानी कि ये जो छायावाद था, जो कि जिसके अंतर्गत रहस्यवाद की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, तो वो क्या था, सबसे पहले यूरोप में छाया नाम से प्रचलित हुआ, फिर वो बंगाल में आया और वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आया, बाद में वो साहित्य के क्षेत्र में आया, और फिर जब रविन्द्रनाथ टैगोर की जब रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई तो वो हिंदी साहित्य में भी आ गया। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा जो छायावाद शब्द का प्रयोग था वो रहस्यवाद के अर्थ में था, दूसरा जो है वो काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद कहलाया। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। ठीक है, तो फ्रांस में क्या हुआ, एक रहस्यवादी कवियों का दल खड़ा हुआ जो रहस्यवादी टाइप की रचनाएं करते थे, उनको वहां पर प्रतीकवाद कहा गया। तो वो करते क्या थे कि अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर के चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी इसी प्रतीक शैली की ओर वहां प्रवृत्ति रही। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ पर ये रहस्यवादी कवियों का दल था, तो एक तरीके से देखा जाए तो शायद वो आध्यात्मिक रचनाएं ही करते होंगे और उनकी रचनाओं को प्रतीकवाद कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर तरीके की जो रचनाएं थी वो सबके लिए भी वहाँ उसी प्रकार की शैली प्रतीक शैली का ही प्रयोग वहाँ पर होने लगा।
हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में है। ठीक है, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बोल्ड करके लिखा गया है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। छायावाद का जो अर्थ है वो क्या बता रहे हैं शुक्ल जी यहाँ पर, कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, इस शैली के भीतर क्या होता था, किसी वस्तु या विषय का वर्णन होता था। फ्रेंड्स ये सारी लाइनें महत्वपूर्ण हैं। जब छायावाद की विशेषता की बात आएगी तो ये सारी लाइनें हम लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। फ्रेंड्स ये वाली लाइन से प्रश्न बनाया गया था। प्रश्न ये था कि शुक्ल जी ने किसको रहस्यवादी, सबसे ज्यादा रहस्यवादी माना है, तो उसमें ये महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत और निराला, इन चारों लोग ऑप्शन में थे। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि वो प्रसाद जी सही होना चाहिए आंसर, लेकिन देखिए ये लाइन स्पष्ट करती है कि महादेवी वर्मा जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पहला अर्थ यहाँ पर उन्होंने क्या माना था, रहस्यवाद, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो वो बात यहाँ पर हो रही है, ध्यान में रखना है। आगे है पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। यानी इन लोगों को ये प्रतीक पद्धति या फिर जो चित्रभाषा शैली है उसकी दृष्टि से ये छायावादी मान रहे हैं। तो बट ये लाइन भी अब ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न बना दिया जाए कि शुक्ल जी ने पंत को किस दृष्टि से छायावादी माना है, ठीक है, या फिर निराला को किस दृष्टि से छायावादी माना है। उसके अंतर्गत आपको ऑप्शन में रहस्यवादी, प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली, कुछ इस तरीके से 2-4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आगे है रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती रही। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा शैली का वे वैलक्षण्य के साथ दर्शन करते रहे। आगे है चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद की एक विशेष लक्षण हुआ। तो यहाँ पर देखिए अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन जो है वो छायावाद का एक विशेष लक्षण है। तो एक तरीके से ये भी छायावाद की विशेषता के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। आगे है, यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अब ये लाइन भी महत्व की बनती है कि जो छायावाद का चलन है वो किस तरीके से हुआ है, वो द्विवेदी काल की जो रूखी इतिवृत्तात्मकता, तो इतिवृत्तात्मकता अर्थात मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, बिल्कुल खरी खरी बात को कह देना जो एक द्विवेदी काल में होता था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में कहीं न कहीं छायावाद का चलन हुआ। ठीक है, अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक और बात जो ध्यान में रखने की है, जो छायावाद की रचनाएं हैं उसके भीतर साम्य ग्रहण की जो प्रणाली है वो भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है, तो छायावाद में जो है साम्य ग्रहण भी होता था। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी कि साम्य ग्रहण क्या है, तो इस एक चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे देखिए, हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है, सादृश्य, साधर्म्य और शब्द साम्य। सादृश्य अर्थात जो देखने में दो चीजें एक जैसी लगी उनकी बात, साधर्म्य अर्थात जिनके गुण एक समान हो, और शब्द साम्य अर्थात कि सिर्फ मतलब शब्द ही समान हो और कुछ भी समान ना हो। क्या है इसमें से अंतिम तो यानी कि ये शब्द साम्य तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन भी छायावाद की विशेषता के अंतर्गत पूछी जा सकती है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर परिस्थितियों का सन्निवेश कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहीं कहीं तो क्या होता है कि बाहरी जो है दो चीजों को अगर बाहर से देखा जाए तो उसमें कोई भी साम्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन अभ्यंतर प्रभाव साम्य, लेकिन दोनों को आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो उन दोनों में जो अभ्यंतर प्रभाव साम्य मिलता है उसको लेकर के अप्रस्तुतियों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत होते हैं, जैसे सुख, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल इनको रख दिया जाए। ठीक है, अर्थात कि सुख के स्थान पर उषा को रख दिया जाए। तो अगर ऐसे देखा जाए बाहरी रूप से तो सुख एक अलग चीज है, उषा एक अलग बात हो गई है ना, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो क्या है, सुख का मतलब एक तरीके से नई सुबह वाली बात हो गई। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर शब्दों को रखने की बात की जा रही है। आगे देखिए, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा इत्यादि। तो इस तरीके के शब्दों को रखने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। ठीक है, तो ये लाइन भी देखिए एक तरीके से इसकी विशेषता के अंतर्गत आ गया ना कि अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाक्षणिक है, जो व्यंजनात्मक है, ये जो है जो शब्द शक्तियों की बात अगर हम करें तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती हैं, तो उनकी ही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, किसी लाक्षणिक में क्या होता है कि कोई शब्द रहता है और किसी और चीज की ओर इंडिकेट किया जा रहा होता है, तो वो चीज यहाँ पर कही जा रही है। व्यंजनात्मक में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, लाक्षणिक में क्या होता है, जैसे अगर कोई किसी को मूर्ख कहना चाहता है तो बोल देता है ना कि तुम बैल हो, तो यहाँ पर बैल शब्द का जो अर्थ है वो नहीं लिया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे शब्द को लिया जा रहा है। बैल की जो शब्द है उसकी जगह पे मूर्ख को लिया जा रहा है। तो इस हिसाब से लाक्षणिक में ये होता है। ठीक है, और व्यंजनात्मक में क्या होता है, जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि बिल्कुल किसी अलग चीज की ओर इशारा किया जाता है। जैसे कि अगर ऑफिस में शाम हो गई तो अगर ये कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि शाम हो गई, ये अर्थ होता है कि अब घर चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके इसकी ही बात यहाँ पर हो रही है। तो एक बार हम लोगों को इस लेसन को समझने के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों को भी एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे है, हिंदी की काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है। अब देखिए, जब पंत जी की बात आती है तो उन्होंने ये लाक्षणिक साहस दिखाया है। एक उदाहरण देखिए, धूल की ढेरी अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। यहाँ पर जो धूल की ढेरी है, यहाँ पर धूल की जो ढेरी है उसका मतलब धूल की ढेरी नहीं है, उसका मतलब है असुंदर वस्तुएं, यानी किसी और की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मधुमय गान का अर्थ हो गया जो गान के विषय अर्थात की सुंदर वस्तुएं। यहाँ पर मधुमय गान का मतलब गान नहीं, यहाँ पर सुंदर वस्तुओं से की ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो ये यहाँ जो है उस उदाहरण से हमें देखने को मिलता है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पंत जी हैं उन्होंने सबसे ज्यादा लाक्षणिक साहस पंत जी ने ही दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं 3-4 और भी उदाहरण थे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने एक ही लिया है। आप चाहिएगा तो और देख लीजिएगा बुक में।
आगे है, प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे। जैसे कि लहर में ये लहर की पंक्ति है, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यहाँ पर झंझा झकोर अर्थात क्षोभ आकुलता, गर्जन अर्थात वेदना की तड़प, बिजली चमक या टीस, नीरद माला अर्थात अंधकार। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है। आगे है, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, तो ये भी एक विशेषता है छायावाद की। ठीक है, गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, इससे उनमें अनुवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। जहां यह अनुवृत्ति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं, यानी कि जो साम्य भावना है वो भी छायावाद की एक विशेषता के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आगे है, छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। यानी कि जो छायावाद है इसके अंतर्गत ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसमें जो छायावाद की कविता है उसमें हमें कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद ये सारी चीजें भी ज्ञात या अज्ञात रूप में देखने को मिलती हैं। इससे बहुत सा प्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि इसकी वजह से क्या होता है, कल्पनावाद वगैरह की वजह से होता क्या है कि बहुत सारा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में सामने आता है। माने जिस चीज की जहां जरूरत नहीं है वहां भी उन चीजों की बात हो रही है। देखिए आगे, प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मनुष्य वृत्तियों के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर, यानी जो प्रकृति जिस प्रकार की है उस पर मनुष्य वृत्तियों का आरोप, यानी जो मानव की जो वृत्तियां हैं उसका आरोप, यानी कि प्रकृति जिस तरीके की है वैसा न दिखा करके अपनी कल्पना में उस प्रकृति को किसी और रूप में दिखाने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से इस प्रकार का जो चलन हो गया था उसकी वजह से ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। ठीक है ना, आगे उदाहरण देखिए फिर आप समझ पाएंगे। जैसे चांदनी के इस वर्णन में, जग के दुख दैन्य शयन पर यह रूंगड़ा जीवन बाला, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। अब कह रहे हैं कि चांदनी अपने आप में इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती, उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है। यानी कि जो इस तरीके से लिखा गया है, जबरदस्ती से चांदनी को एक स्त्री के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब ऐसा है नहीं, जबरदस्ती से इसको थोपा हुआ सा ये महसूस कराया जा रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर छायावाद का हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो छायावाद को समझने के लिए जितनी बातें महत्वपूर्ण थी ये मैंने यहाँ पर दे दी। अब आगे जयशंकर प्रसाद हैं, इन जो चारों स्तंभ हैं इनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त कर रही हूँ। इसका भाग 3 हम लोग जल्दी ही देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।